नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं दमन तिवारी। स्वागत है आप सभी का अधिवक्ता महोदय में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलबी ऑनर्स की एक मेधावी छात्रा से, जो अभी 2021 बैच में जो एंट्रेंस हुआ था उसको उन्होंने पास किया है। हमारे साथ हैं ऋतु बात करने के लिए। ऋतु, स्वागत है आपका अधिवक्ता महोदय में। आइए। ऋतु, सबसे पहले मैं सर को तहे दिल से नमन करती हूँ। ऋतु, हम लोग अधिवक्ता महोदय चैनल पे हैं और इस चैनल के माध्यम से हम ये प्रयास करते हैं कि जो भी प्रवेश परीक्षाएं हो रही हैं, हमारी फैकल्टी ऑफ लॉ की जो प्रवेश परीक्षाएं हो रही हैं, एलएलबी ऑनर्स की, एलएलबी 3 इयर्स की, एलएलएम की, तो उसमें जो अपने छोटे भाई बहन हैं, अनुज हैं, वो जो आने वाले हैं, उनकी कुछ मदद कर सकें, उनका कुछ मार्गदर्शन कर सकें। तो चूँकि अभी आप फैकल्टी की छात्रा हैं, विश्वविद्यालय में आप एक जाने माने संस्थान में कहूँ पढ़ रही हैं आप वहाँ पर, तो सबसे पहले तो अपना छोटा सा परिचय दीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना परिचय दे सकूँ। और जितने भी दर्शक वहाँ हैं, आदरणीय दर्शक, सबको मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम ऋतुराज सिंह है और मैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट बिहार की निवासी हूँ। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा अलग अलग 3 स्टेट में हुई है, जिसमें कि सबसे पहले क्लास 4 तक मैं बिहार में पढ़ी। उसके बाद फिर मैं उत्तराखंड गई और क्लास 9 से क्लास 12 तक की मेरी शिक्षा सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में हुई थी। ऋतु, यहाँ पे विश्वविद्यालय में आपने जो एंट्रेंस दिया था उसमें आपकी रैंक कितनी थी? जी, मेरी रैंक 59 थी और गर्ल्स में रैंक मेरी 29 थी। 59 ओवरऑल रैंक और गर्ल्स में 29, 29वीं रैंक थी। ऋतु, जब हम जिस फेज में आप थी, जब आप इंटर पास करके आप विश्वविद्यालय की इस यहाँ की तैयारी कर रही थी, या आप किसी भी लॉ फैकल्टी में जाने के लिए एडमिशन के लिए अपनी तैयारी कर रही थी, तो उस टाइम क्या क्या चीज़ थी जिसने आपको लॉ में आने के लिए प्रेरित किया? क्या ऐसी चीज़ थी? जी, सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि लॉ एक ऐसी कोर्स है जहाँ कि आप जब पढ़ाई करेंगे तो आप समाज के साथ जुड़ के रहेंगे। तो ये जो चीज़ थी, ये सबसे बड़ी चीज़ थी, जिसकी वजह से एक पीसीएम स्टूडेंट होने के बाद भी फिर मैंने बाद में आगे उस रास्ते में जाने के सिवाय मैंने इस रास्ते को चुना। तो अब हम बात उन सारे सवालों की कर लेते हैं जो सवाल इस समय जो भी तैयारी कर रहे लोग हैं उनके मन में सबसे ज़्यादा चल रहा होता है। तो जो सबसे पहला एक सवाल है कि सिलेबस क्या है, क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे विषय हैं जिनसे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, या जिन भी विषयों से सवाल आते हैं, कौन से ऐसे विषय हैं? विषय, अगर आप एलयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको स्टैटिक पोर्शन पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। स्टैटिक पोर्शन से मेरा मतलब है कि हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी में जो कि बेसिक चीज़ें हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हुए, आर्टिकल्स हुए, कितने अमेंडमेंट हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इनके अलावा और क्या जीएस के पोर्शन में और क्या ऐसे सवाल आते हैं? इनके अलावा करेंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आते हैं, जो कि बेसिकली आप पिछले 1 साल के देखिए और ख़ास करके आप 6 महीने के पोर्शन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है। रीजनिंग में नॉन वर्बल भी है और वर्बल भी है, दोनों रीजनिंग है। अच्छा, रीजनिंग की बात करते हैं बाद में। अभी जैसे आपने हिस्ट्री वाली जो चीज़ बताई कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्रीज़ की आपने जो बात करी, तो उसमें सबसे ज़्यादा सवाल किस वाले पोर्शन से आते हैं? सबसे ज़्यादा सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं? सबसे ज़्यादा मेडिवल हिस्ट्री से सवाल आते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल आते हैं। मेडिवल से और मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल आते हैं। और क्या ज्योग्राफी से और बॉटनी, जूलॉजी, इस सब से सवाल आते हैं? ज्योग्राफी से बेसिक सवाल आते हैं, जैसे आपको लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। जो बेसिक चीज़ें हैं उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अच्छा, और इन ज्योग्राफी के सवालों की बात करने के बाद अगर बॉटनी, जूलॉजी से वगैरह क्या सवाल आते हैं? जी नहीं सर, जी नहीं। इधर से सवाल नहीं आते? नहीं नहीं। और मैथ्स और रीजनिंग के लिए भी बस बेसिक, अगर आपके पास 10 तक मैथ्स और साइंस है तो आप आराम से इसे कर सकते हैं, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने इंटर में किसी और स्ट्रीम को लिया है तो। मैथ्स के क्या सवाल आते हैं, मतलब किस प्रकार के सवाल आते हैं मैथ्स मैथ्स के? के सवाल आते हैं जो कि नंबर सीरीज जैसे सवाल होते हैं, जैसे सपोज एग्जाम्पल पेपर में क्वेश्चन आया था 2 है, 4 है, 6 है, तो फिर आगे क्या आना चाहिए। तो संभवतः आप ये देखकर समझ सकते हैं कि बीच में डिफरेंस 2 का है, तो फिर आप उसके बाद आंसर ऐसे समझ सकते हैं। तो इसके लिए एक 12th किए हुए स्टूडेंट से इतनी जानकारी रखना मैं ये मैथ्स उम्मीद कर मैथ्स वाले सकते हैं। पोर्शन, तो मतलब मैथ्स के क्या ज़्यादा सवाल आते हैं कि नहीं नहीं, कुछ? बिल्कुल बिल्कुल कम सवाल, 100 सवाल होते हैं पेपर में, जिसमें से कि हम लोग बात कर रहे थे मैथ्स की कि मैथ्स के सवाल कितने आते हैं। तो जैसा आपने बताया कि मैथ्स के सवाल कम आते हैं और उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल है, जो जटिलता का स्तर है, वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। जी मतलब जी सर। अगर एक साधारण तरीके से इंटरमीडिएट पढ़ा है बच्चे ने, इंटर या हाई स्कूल लेवल का, 10th लेवल का 10th सर। लेवल का, जी सर।
तो ये मैथ्स के सवाल, ऐसे ऐसे कुछ सवाल बताइए अगर आपको मैथ्स के और सवाल याद आ रहे हो जो इनके लिए काम आए। जैसे कि बेसिक बोर्ड मास रूल पता होना चाहिए हमें, बोर्ड मास रूल, जो ठीक है। कि बेसिकली बच्चे को क्लास 5 क्लास 6 से बताया जाता है। जी। और इसी में आगे अगर देखा जाए तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन, जो बिल्कुल छोटी चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। जो सिंप्लीफिकेशन। रेशियो के क्वेश्चन है, जो बेसिक बिल्कुल छोटे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको चैप्टर बता रही हूँ तो आपको चैप्टर में इन डिटेल्स में जाना है। बेसिक चीज़ें हैं, उन पे आप फोकस कीजिए। तो ये यहाँ से मैथ्स के सवाल आते हैं। जी। और मैथ्स के बाद और कौन सा ऐसा पोर्शन, बड़ा पोर्शन है जो फ्रूटफुल है, जो जरूरी है पढ़ना, कौन सा ऐसे चीज़ें हैं? जो फ्रूटफुल है, जो कि आपको करना ही करना है, वो है आपका पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए यही स्कोरिंग है। अगर आप इसको इग्नोर कीजिएगा तो फिर आप पेपर में कुछ भी नहीं कर पाइएगा। पॉलिटी के क्या सवाल आते हैं? जैसे कुछ सवाल अगर आपको याद आ रहे हो तो पॉलिटी के क्या सवाल आए थे कुछ? पॉलिटी के जो बेसिक क्वेश्चन है, जैसे कि कितने अमेंडमेंट हुए या टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या है। जैसे कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या है, उन्हें पता नहीं होता है। उनको लगता है कि 400 से ज़्यादा आर्टिकल्स है, बट ऐसा नहीं है। अच्छा। तो आप एक रिलायबल सोर्स पे बिलीव रखिए। और मैं तो यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कवर करने से अच्छा है कि आपने अभी तक जितना किया है उसको आप कंटिन्यूअस बार बार रिवीजन कीजिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ, हमें ऐसा लगता है कि ये भी करना है, वो भी करना है, और ज़्यादा करने की वजह से जो छोटे छोटे चीज़ है उन्हें हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं और फिर भूल जाते हैं। और पेपर में क्या होता है कि पेपर में सेक्शन डिवाइडेड है नहीं। पेपर जब आप खोलेंगे तो पेपर में 100 क्वेश्चन आपको एट रैंडम, कहीं इंग्लिश, कहीं मैथ्स, कहीं जीके, ऐसे मिलेंगे। तो एक बार बच्चा मैथ्स के पर्सपेक्टिव से सोच रहा है और तुरंत जीके पे आना, ये उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर प्रैक्टिस नहीं है तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऋतु ने एक बढ़िया बात बताई और बड़ी बात बताई कि जो भी आपका पेपर है वो ऐसा नहीं है कि उसका पोर्शन तय है किसमें से कितने सवाल आने हैं। ये चूंकि स्मृति आधारित, ये भी बता रही हैं कि मैथ्स के इतने सवाल आए थे, हिस्ट्री के इतने सवाल आए थे। अब हो सकता है इस बार सिलेबस में, चूंकि सिलेबस ऐसा बटा नहीं हुआ है, उसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, तो हो सकता है हिस्ट्री के सवाल जो पिछली बार कम आए थे हो सकता है इस बार ज़्यादा आ जाएँ। तो थोड़ा सा तैयार रहने की ज़रूरत है, मतलब जी, कैसी जी। भी बॉल आ सकती है सामने से। जी। और ये मैथ्स की आप रीजनिंग का कुछ बता रही थी, वर्बल नॉन वर्बल करके, वो उसका क्या मतलब है? जी, वर्बल नॉन वर्बल करके ये मतलब है कि एक नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपके तैयार होने चाहिए, जिसमें कि बेसिकली जिन बच्चों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया होगा 10 तक, वो समझ रहे होंगे मेरी बात। अर्थमेटिक जी। प्रोग्रेशन। जी सर, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? हिंदी में क्या कहेंगे वो तो मुझे ध्यान कैसे नहीं सवाल है। आते हैं मतलब? जैसे जो मैं बता रही थी सर कि 2 के बाद 4 है, अच्छा 6 है, अच्छा, तो ठीक है दोनों के ठीक बीच है, में ओके ओके। कॉमन गैप है। जी। तो ठीक। उस तरह के सवाल है। और बाकी पिक्चर से सवाल है, जैसे कि एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर सपोज सर्कल है, ट्रायंगल है और स्क्वायर है, फिर अगर उसे हम रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज तो फिर उसका पैटर्न चेंज होगा। तो जब थर्ड टाइम हम रोटेट करेंगे तो फिर पैटर्न में आगे कौन सा शेप आने वाला है। तो ऐसे अच्छा। सवाल भी आते हैं, तो आपको इन पे भी फोकस करना है। ये रीजनिंग के सवाल हैं जो आप जी, बता जी, रही जी। हैं, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के जी सवाल। सर। तो इन रीजनिंग के सवाल, मैथ्स के सवाल, पॉलिटी के सवाल, हिस्ट्री ज्योग्राफी के सवाल, और क्या जो करंट वाला हिस्सा है, तो करंट अफेयर्स में किस तरीके के सवाल आते हैं? क्या साल 2 साल पुराना करंट, या हाल ताज़ा ताज़ा, कैसे कैसे सवाल आते हैं? करंट के सवाल उतने पुराने नहीं आते हैं। करंट आप 1 साल पुराना देख लीजिए, और ख़ासकर अगर आप एलयू में आना चाहते हैं तो 6 महीने पुराना करंट आप देखिए। और करंट देखने से मेरा मतलब ये है कि करंट को आप स्किप नहीं कीजिए, आप डेली उसे देखिए। आप अपने बाकी सारे रूटीन में आगे पीछे फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन आपका जो एक न्यूज़ देखने का टाइम है, तो मेरा सजेशन यही है कि आप उसको डेली देखिए। होता ये है कि एक दिन में लगभग 40 से 50 चीज़ें होती है जो हमें देखनी होती है। अगर आप उसे आज स्किप करेंगे तो फिर कल वो आपके लिए बर्डन हो जाएगा। तो आप डेली न्यूज़ देखिए, डेली दिमाग में रखिए। और न्यूज़ देखने का मतलब ये है कि जो ज़्यादा चीज़ है, जो ज़्यादा बार न्यूज़ में आ रही हैं, उनके बारे में आप पूरी डिटेल्स रखिए। जैसे श्रीलंकन क्राइसिस अभी चल रही थी न्यूज़ में, तो आप श्रीलंका से जुड़ी हुई और बातों को भी पता रखिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्राइसिस देखने की वजह से आप जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कैपिटल, करेंसी, आपको ये नहीं पता है। इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। आपके समय में ऋतु कुछ ऐसे करंट वाले सवाल जो आए हो जो आपको याद हो, कुछ ऐसे सवाल अगर आप बता सकें तो? उस टाइम तो सर कोविड का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, तो हमारे पेपर में कोविड से जुड़ी हुई बातें ज़्यादा थी। अच्छा। और उस समय में बहुत
बड़े बड़े पर्सनालिटी का देहांत हुआ था, उनसे जुड़े भी सवाल थे, और ऑस्कर अवार्ड है और ऐसे बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड है, नेशनल अवार्ड है। इन चीज़ों को भी एक अभ्यर्थी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये सारे सवाल मतलब कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें उस समय ट्रेंड में थी, जैसे जी आपके जी समय में कोविड बहुत ट्रेंड जी में जी था, जी सर। चर्चित था, तो कोविड से रिलेटेड चीज़ें और कोविड की वजह से जिन लोगों की मृत्यु हुई, बड़ी पर्सनालिटीज़ की मृत्यु, और ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ऋतु, जो बच्चे के मन में बड़ा सवाल रहता है कि तैयारी कहाँ से करें, कौन सी ऐसी किताब लाएं, कौन सी ऐसी खास, चूँकि विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ में प्रवेश के लिए कुछ ऐसी खास स्पेसिफिक गाइड नहीं आती, या कोई ऐसा खास पब्लिशर नहीं है जो ऐसी ऐसी चीज़ों को पब्लिश करता हो, तो चीज़ें स्कैटर्ड हैं, बिखरी हुई हैं, तो कैसे आपने कैसे इकट्ठा किया, कैसे आपने पढ़ाई करी थी? जी, अब अभी तो समय ज़्यादा नहीं है, आप लोगों ने अभी तक जितना भी किया है आप उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अंत के समय में आप लोग टेस्ट ज़्यादा दीजिए, मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट देने की जगह एक ऐप है, ग्रेडअप ऐप, जो अब बायजूस ऐप हो गई है। आप वहाँ जाइए और आप वहाँ जितना ज़्यादा टेस्ट दीजिएगा आपको खुद पता चलेगा कि आप में कमी कहाँ है। वो एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप टेस्ट परचेज़ नहीं कर सकते, उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली टेस्ट देंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही होंगे आपके पास उतना ज़्यादा कॉइन्स आएगा, आप उसको रिडीम कीजिए, फिर से आप नया टेस्ट परचेज़ कीजिए और टेस्ट दीजिए। टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, करंट अफेयर्स के लिए मैं परचम चैनल को देखती थी, डेली देखती थी। वहाँ सवाल हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो जो बाइलिंगुअल दो बच्चे हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर बुक्स की बात करें, कोई ऐसी गाइड, जैसे लूसेंट वगैरह बहुत चलती हैं, लूसेंट यूनिवर्सल ऐसी करके, लूसेंट कुछ आप काम ले आती सकते हैं? हैं, लूसेंट आप ले सकते हैं, क्योंकि उसके जगह एक जगह कंपाइलेशन है, उसकी अच्छी कंपाइलेशन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स पे आप मत रिलाई कीजिए, उसके साथ और भी चीज़ें आप देखिए, और उसके बाद वो रिवीजन पर्पस के लिए सही है, बट आप वहाँ से शुरू और वहाँ पे ख़त्म नहीं कर सकते हैं जहाँ तक। सवाल जो आते हैं ऋतु, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होते हैं? जी जी सर, हिंदी तो सवाल दोनों आप, मीडियम में आपका होते मीडियम हैं। क्या था, आपने किस मीडियम में सवाल पढ़ करके आंसर दिए? सर मेरा मीडियम इंग्लिश था। इंग्लिश मीडियम था। तो क्या जो हिंदी मीडियम का लड़का है, एक खास जो उनके ऊपर एक प्रेशर उन्होंने खुद से बनाया हुआ है, ऐसा होता नहीं है कई बार, लेकिन जो एक हिंदी मीडियम का लड़का है उसके लिए क्या, कितनी दिक्कतें रहती हैं, या कुछ ऐसा रहता है, कुछ अंतर रहता है हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम का एंट्रेंस देते समय, कुछ आपने ऐसा महसूस किया? अगर आप हमारे विश्वविद्यालय के एंट्रेंस रिजल्ट को देखेंगे, तो जो रैंक 1 ओम त्रिपाठी है वो हिंदी मीडियम से है। तो उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारी मानसिकता है, जैसा सर बता रहे हैं वो हमारी मानसिकता है, जो हमने खुद से खुद को बताई है कि हिंदी मीडियम है तो हमसे नहीं होगा और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कर लेंगे। तो ऐसी घबराने की बात नहीं है। जो एंट्रेंस पेपर है वो भी बाइलिंगुअल है। अगर आप यहाँ आते हैं तो जो सेमेस्टर पेपर है वो भी बाइलिंगुअल है, तो आपको कहीं से भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये आपके ऊपर निर्भर करती है और आपकी तैयारी के ऊपर निर्भर करती है कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं। भाषा आपके लिए रुकावट नहीं है। ऋतु, आपने बारी बारी सब विषयों के विषय में बताया, विषयों के बारे में बताया, सवालों के विषय में बताया। अब एक संक्षेप में आप, जो जो लोग इसको देख रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, मुझे लगता है 31 मई तक आवेदन है, और शायद 10 जून के आसपास जो टेंटेटिव डेट्स हैं, संभावित तिथि है 10 जून के आसपास की है, और उम्मीद भी है कि 10 जून के आसपास इनका एंट्रेंस हो जाए, एलएलबी ऑनर्स का एंट्रेंस हो जाए। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बचे हुए कम समय में कैसे इनको पढ़ना है, अभी क्या करना चाहिए इनको कि ये आपकी तरह विश्वविद्यालय में फैकल्टी ऑफ लॉ में एडमिशन ले सकें? जी, बचे हुए कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और डेली टेस्ट दीजिए। भले आपके नंबर कम आए या ज़्यादा आए वो मायने नहीं रखते हैं, लेकिन आप डेली टेस्ट दीजिए और आप डेली पुराने चीज़ों को रिवीजन कीजिए। करंट अफेयर्स को भी आपको रिवीजन करना होगा। साथ में आप करंट अफेयर्स को अभी से पढ़ना बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि पेपर कब बनेगा। ये हमें भी नहीं पता होता है कि पेपर कब बनेगा। हो सकता है आप 1 महीने पहले से करंट अफेयर्स छोड़ दें और आपसे 15 दिन पहले की चीज़ पूछी जाए। तो मेरी सलाह यही है कि पेपर होने से 15 दिन पहले तक की चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। और साथ में इस समय रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बेसिक चीज़ें हैं, जो आप भूल रहे हैं, आप उनको देखिए। और ये तो कुछ कोई ऐसा विषय या कोई ऐसा कुछ, क्या मतलब, जैसे हम लोग एग्ज़ाम के पहले सोचते हैं, सेमेस्टर के पहले सोचते हैं कि कुछ एक खास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएँ, किन चीज़ों को छोड़ दिया जाए, तो ऐसा कोई पोर्शन है क्या कि उसको छोड़े बिना भी काम चल सकता है? किसी खास पोर्शन को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, अगर केवल उसको, मतलब 2-3 पोर्शन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और एक आध कुछ ऐसे होंगे जो शायद कम ज़रूरी हैं, ऐसा कुछ बहुत कर सकते बहुत हैं क्या? ज़्यादा ज़रूरी तो आपको पॉलिटी तो देखनी ही देखनी है। पॉलिटी। पॉलिटी में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट देखना ही देखना है। जैसे गवर्नमेंट, ये
अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के, ये सब बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, मिनिमम एज क्या है, ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप मैथ्स नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो कम सवाल है तो आप उनको छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं उनको आप नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे मैं हिस्ट्री के सवाल के बारे में बता रही थी, तो पेपर में एक सवाल आया था अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड कि मार्केट रिफॉर्म्स किसने दिया था। तो ये दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो फेमस चीज़ें हैं किसी भी ड्यूरेशन में, जो चीज़ें ज़्यादा बार आई थी, वो चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिटी का जो चैप्टर है, पॉलिटी का जो पोर्शन है, उससे चूँकि सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, तो पॉलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर कोई बच्चा है, हो सकता है वो आर्ट्स बैकग्राउंड से आ रहा हो या किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा हो, जिसकी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा हाँ परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल आते हैं इस चीज़ को लेकर के कि गणित के कितने सवाल आते हैं, गणित के सवालों का जो कठिनता का स्तर है, जो कितनी टिपिकल गणित आती है, क्योंकि इंटर लेवल की गणित एक सीबीएसई बोर्ड की गणित है, एक यूपी बोर्ड की गणित है, अलग स्टेट से भी बच्चा आ रहा है तो उसकी अलग की गणित है। तो आपने बताया ये चीज़ कि जो मैथ्स है वो हाई स्कूल लेवल की है, जी जी। और चूंकि हाई स्कूल लेवल तक लगभग अमूमन सबने मैथ्स पढ़ी होती है, तो सबके लिए एक बार फिर से वो नंबर सिस्टम की बात आपने बताई है, और क्या क्या मैथ्स में क्या पूछा आपने बताया? नंबर सिस्टम की बात बताई थी मैंने, बोर्ड मास की बात बोर्ड बताई थी मास। मैंने। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप देख लीजिए, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, जो सीबीएसई बोर्ड में क्लास 6-7 से ही बताई जाती है, क्लास 5 से ही बताई जाती है, वो सारी चीज़ें हैं। और स्टेट बोर्ड में भी लगभग इन छोटी छोटी चीज़ों को कवर किया जाता है। तो मैथ्स के लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मैं बार बार बोल रही हूँ, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आपका पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, करंट अफेयर्स है। आप इन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर वो आपसे इस वक्त नहीं हो रहा है तो आप उसकी वजह से परेशान नहीं होइए। तो ये आप थी ऋतु, और आपने प्रयास किया है, चूँकि 6 महीने 7 महीने, मुझे लगता है 6-7 क्या ज़्यादा महीने हो गए आपको एग्ज़ाम दिए हुए, उसके बावजूद आपने बहुत सारी चीज़ें स्पेसिफिक होकर के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे बताए हैं कि अगर अभी से आप तैयारी कर रहे थे और आपने इन सारी चीज़ों को छोड़ के रखा था, तो अभी से प्रयास करिए कि जैसा ऋतु ने बताया उन सारी चीज़ों पर भी एक बार दोबारा से कमांड लेने का प्रयास करिए, ढेर सारी मेहनत करने का प्रयास करिए। और चूँकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल ऋतु की कही बात को सिद्धांत मान लीजिए, जैसा मैथ्स को छोड़ने की बात हो रही है। कल भी हम लोगों ने जब बात करी थी अपनी वीडियो में, तो कहा था कि मैथ्स के सवाल इतने नहीं आते हैं, इतने ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। तो अगर आप मैथ्स को लेकर के थोड़ा अभी आपने तैयारी उतनी बढ़िया नहीं की है, तो मैथ्स को थोड़ा छोड़ा जा सकता है। बाकी अगर आप मैथ्स में बहुत मेहनत कर चुके हैं, तो इस चीज़ को लेकर के निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने मैथ्स में बहुत तैयारी कर ली है और मैथ्स के सवाल बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, आप सारे सवाल कर ले जाएंगे, और जिसने अभी छोड़ के रखा है उसके एक आध सवाल छूट जाएंगे। बाकी पॉलिटी वाला, जैसा ऋतु ने बताया, पॉलिटी का जो पोर्शन है, जो हिस्ट्री का पोर्शन है, करंट अफेयर्स और जीएस का जो मिला जुला पोर्शन है, उस पर आपको ढेर सारी मेहनत करने की ज़रूरत है, दोबारा उसको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। मॉक के बारे में ऋतु ने बताया कि आप ढेर सारे मॉक दीजिए, ढेर सारे टेस्ट दीजिए, ताकि आप जिस दिन विश्वविद्यालय का एंट्रेंस देने के लिए आए तो आपके पास ढेर सारे क्वेश्चन बैंक का, ढेर सारे हल किए हुए सवालों का संग्रह हो। तो बाकी ऋतु, आप शुभकामनाएं दीजिए अपने जूनियर्स को, अपने आने वाले छोटे भाई बहनों को। जी जी। और आपका है मंच है, बता दीजिए, आप शुभकामनाएं दे दीजिए। जी, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि ईश्वर से मेरी कृपा रहेगी कि मैं कुछ महीनों के बाद घर बैठ के, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, तो मैं अपने अनुज भाई बहनों को यहाँ सर के साथ देखूँ। जी धन्यवाद। खूब ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, जल्दी विश्वविद्यालय में आपका प्रवेश सुनिश्चित हो, आपसे मुलाकात हो। धन्यवाद, धन्यवाद ऋतु।